हेलो दोस्तों। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विथ इंडक्टर। इंडक्टर मीन्स कॉइल। इंडक्टर मीन्स कॉइल। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये इंडक्टर है, मतलब कॉइल। ये इंडक्टेंस है, मतलब जैसे रेजिस्टर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी प्रकार इंडक्टर की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, वैसे ही इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी। तो इसमें हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट लगाया, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से करंट फ्लो होगा और वो इंडक्टर में से फ्लो होगा। तो जब वो इंडक्टर में से फ्लो होगा तो उसको जो है थोड़ी सी अपोजिशन मिलेगी, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो इसके बाद में मैं बताऊंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो ठीक है, अभी बता देता हूं। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब होता है XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब क्या होता है? XL इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। बाद में तो काम आने ही वाला है, ये तो अभी सुन लो। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। 2 पाई एफ एल। एफ मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और एल मतलब क्या है? इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा। तो हियर I इक्वल्स टू I0 sin omega t, equation 1. And when this current flows through the inductor, as current is alternating, जो कि करंट है वो क्या है? अल्टरनेटिंग है। it produces back EMF। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? back EMF। and that back EMF is given by back EMF equals to minus L di by dt. Di by dt means change in current. So using Kirchhoff's law, EMF plus back EMF equals to 0। टोटल वोल्टेज क्या होता है? 0। तो बैक EMF की वैल्यू कितनी है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको इसने पुट कर दिया तो आंसर कितना आया? E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं हम? E इक्वल्स टू एल डी डी टी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0 साइन ओमेगा टी। पुट हियर I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया डेरिवेटिव। तो अब इसका अगर हमको डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो E इक्वल्स टू एल I0 कांस्टेंट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू ओमेगा एल। और क्या लिख सकते हैं इसको? I0 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको पर्टिकुलरली इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। पुट ओमेगा एल I0 इक्वल्स टू E0। तो यहां पे इस पे ध्यान देना, मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है। E0 इक्वेशन 4, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ।
क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो क्या होगा ध्यान से देखना, तो ये फार्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू E0 cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी। ठीक है, इसको इस तरीके से अगर हमको लिखना है साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, प्लस पाई बाय टू, इक्वेशन 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन 1 को देखो, क्या है, ये करंट की है और ये ईएमएफ की है। ठीक है, तो करंट और ईएमएफ की में एंगल में, फेज एंगल में कितना फर्क है, पाई बाय टू का। कितने का फर्क है, पाई बाय टू का। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ईएमएफ लीड्स द करंट, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल पाई बाय टू। कितने से, पाई बाय टू से। ठीक है, तो मैं यहां समझा के दिखाता हूं। इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, इसका फेजर डायग्राम ऐसा होगा कि ये ईएमएफ और ये करंट। ठीक है, अब ये एंगल कितने का है, पाई बाय टू का है। तो ईएमएफ, इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। तो ईएमएफ और करंट में, ईएमएफ और करंट में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई बाय टू का फेज डिफरेंस है। ठीक है, और आगे कौन है, आगे कौन है, आगे है ईएमएफ। तो अगर इसको हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, चलो देखेंगे, चलो ठीक है, देख लेते हैं, इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसका ग्राफ अगर हमको बनाना पड़ जाए कभी, तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। तो जैसे कि हमने आई लिया था, आई क्या लिया था, आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके लिए ईएमएफ कितना मिला था, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये टेबल यहां बना लेते हैं हम। तो यहां पे ले लिया ओमेगा टी, और यहां पे ले लिया 0, यहां पे ले लिया पाई बाय टू, यहां पे ले लिया पाई, फिर ले लिया 3 पाई बाय टू, और लास्ट में ले लिया ट्वाइस पाई। ठीक है, देखते जाओ, यहां पे ले लिया हमने आई, और यहां पर ले लिया हमने ई। ठीक है, बाकी का मिटा देता हूं। तो देखो ध्यान से, जब हमने ओमेगा टी की वैल्यू 0 लिया, तो ये देखो 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। इस यहां पे कॉस था ना, तो कॉस ओमेगा टी था। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, E0। फिर यहां पे हमने पाई बाय टू ले लिया, तो यहां पे आएगा आई, यहां पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर क्या लिया, cos पाई की वैल्यू माइनस, तो ये माइनस E, फिर से 0, और फिर से E0। मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, और ये प्लस है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हमको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, इसमें E भी लेंगे और I भी लेंगे, अलग अलग कलर यूज कर लेंगे। 0, पाई बाय टू, पाई, 3 पाई बाय टू, और ट्वाइस पाई। दो अलग अलग कलर ले लेंगे हम। करंट के लिए लेते हैं, करंट के लिए 0 के बाद क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू प्लस I0, और ये मिनिमम वैल्यू माइनस I0। ये ईएमएफ के लिए ले लेते हैं प्लस E0,
और माइनस E0, ठीक है। तो जीरो, जीरो के बाद क्या है प्लस, फिर कौन है जीरो, फिर माइनस यहां आ गया और फिर ये यहां आ गया, ठीक है। अब ईएमएफ के लिए लिखते हैं, ये यहां डायरेक्ट यहां से शुरू हो रहा है, ये यहां आ रहा है, ये देखो दूसरी पेन लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये यहां से शुरू होगा, यहां पे आएगा, फिर इसके बाद कहां पे है माइनस, ये यहां पे आएगा और नीचे यहां पे, और फिर 3π/2 के लिए जीरो यहां पे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। ये देखो, ये जब ये जीरो है करंट, तो ईएमएफ कितना है मैक्सिमम है ना। तो इसलिए जो ईएमएफ है वो करंट से आगे है, कितने से आगे है π/2 से, π/2 से, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको बताया था, एक फार्मूला नोट करने के लिए बोला था मैंने, क्या फार्मूला था वो, E0 इक्वल्स टू ओमेगा एल I0, ओमेगा एल I0, ये फार्मूला नोट करने के लिए बोला था, इसको इधर लेके आया है। E0 I0 इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा एल दोनों को √2 से डिवाइड कर दिया, तो E0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2 इक्वल्स टू ओमेगा एल, इक्वल्स टू ओमेगा एल। तो E0 अपॉन √2 होता है IRMS और I0 अपॉन ERMS, और I0 अपॉन √2 होता है IRMS इक्वल्स टू ओमेगा एल, इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, किसको, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू ओमेगा एल, इक्वल्स टू ओमेगा एल। आ गया समझ में। इसी प्रकार से अगर सर्किट में कॉइल की जगह कैपेसिटर हो, कॉइल की जगह क्या हो कैपेसिटर हो, तो उसका फार्मूला होता है XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो उसका फार्मूला होता है 1/ωc, 1/ωc, ठीक है। चलो थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक फार्मूला और बता देता हूं मैं आपको। तो दो प्रकार की रिएक्टेंस मैंने समझाया, दो प्रकार की रिएक्टेंस समझाए। इसी प्रकार से एक होता है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस जिसका सिंबल है Z, जिसका सिंबल क्या है Z। जैसे कि ये हो गया रेजिस्टर, ये हो गया कैपेसिटर, रेजिस्टर कैपेसिटर, और ये हो गया इंडक्टर, ठीक है। तो तीनों एक ही इसमें आ गए, तीनों एक ही सर्किट में आ गए। तो इसका रेजिस्टेंस, इसका जो प्रॉपर्टी है वो तो रेजिस्टेंस है, इसका प्रॉपर्टी है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका प्रॉपर्टी है वो कौन है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो तीनों का मिला के इम्पिडेंस होता है, तीनों का मिला के क्या होता है इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस को आप ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू √R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अगर ये उल्टा कभी नहीं लिखना, ठीक है। अगर किसी सर्किट में सिर्फ इतना है, समझ जाओ, कॉइल और कैपेसिटर, ठीक है। कौन है? सिर्फ कॉइल और कैपेसिटर। तो फॉर्मूला हो जाएगा Z इक्वल्स टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा? अंडर रूट, नहीं रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस ऐसा है ना, रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। और अगर किसी इसमें सिर्फ कॉइल और रजिस्टर है तो फॉर्मूला हो जाएगा Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अगर तीनों है तो ये सब फॉर्मूला रहेगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इसके ऊपर में जो है निकला कुछ फार्मूले वगैरह भी आते हैं, हाँ फार्मूले वगैरह भी आते हैं, और इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम आगे के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आगे की वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में।